बार जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स को हमने कहां से बारो किया? कल मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए यूएस से, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यूएस यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है बिल ऑफ राइट्स का, जो आज भी वहां पर है, जो पहले से वहां पे था। क्योंकि अमेरिका एक कंट्री माना, हालांकि अमेरिका के साथ हमारा उतना ताल्लुक तो नहीं है, बहुत बार हम उनसे चिढ़ते हैं, हम समझते हैं वो हमारे फेवर में नहीं है, बट कुछ क्वालिटियां भी अमेरिका की है कि अमेरिका एक लिबरल, एक सेक्युलर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमसे पहले उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन की है। एंड दैट इज वाई जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स का कंसेप्ट पहले से था, फंडामेंटल राइट जिनको हम बोलते हैं। और जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया तो उन्होंने क्या किया? दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, इंस्पायर्ड बाय द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज वाई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनको लाया और इनका नाम रखा फंडामेंटल राइट्स। और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, बल्कि इनको बोला गया मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा जो है, ये इंग्लैंड में एक एग्रीमेंट हुआ था राइट्स के हवाले से, बड़ा फेमस था मैग्ना कार्टा। तो हमने कहा हमारा मैग्ना कार्टा ये होगा, क्योंकि हम ये लोगों से वादा करते हैं कि आज के बाद उनको भी ये फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। और पहली बार जब बिल ऑफ राइट्स की बात आती है तो ये नेहरू रिपोर्ट था, जो नेहरू ने रिपोर्ट दिया था, उसी नेहरू के रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स की बात उसने बोली थी। और बाद में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस बिल ऑफ राइट्स को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फिट कर दिया और इसका नाम रखा फंडामेंटल राइट्स। और एक चैप्टर बनाया, एक पार्ट इसमें रखा, वो है पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। यानी जो थर्ड पार्ट है, पार्ट थर्ड, उस पार्ट थर्ड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल आता है 12 to 35, यानी ये 23 आर्टिकल्स है। 23 आर्टिकल्स में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया गया है। और इसलिए ये जो फंडामेंटल राइट्स है, व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल? बिकॉज ये गारंटीड है, फंडामेंटल लॉज ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी देता है कि हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को ये राइट्स मिलेंगे। ये सिर्फ राइटिंग में नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इनको आप एंजॉय करते हो, और इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन खुद देता है, इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल। और फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। एक्शन डन बाय स्टेट इन वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इज नल और वॉइड। अगर स्टेट, अगर गवर्नमेंट कभी भी इन राइट्स के खिलाफ काम करेगी तो वो नहीं सही माना, नल एंड वॉइड माना जाएगा। नल एंड वॉइड मीन्स कि स्टेट को यह हक ही नहीं बनता कि वो इन राइट्स के साथ किसी किस्म की कोई छेड़खानी करे। इसी तरह हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब एनफोर्स्ड बाय लॉ, प्रोटेक्टेड बाय लॉ। भाई ये फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जिनकी प्रोटेक्शन लॉ करता है और जिनको लॉ एनफोर्स करता है। ये कानून की जिम्मेदारी है, ये जुडिशरी, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ये राइट्स प्रोवाइड करे, इन राइट्स की प्रोटेक्शन करे। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। तो स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक इंसान की लाइफ की प्रोटेक्शन करे। कोई इंसान किसी इंसान की लाइफ छीन नहीं सकता, और अगर छीनेगा तो स्टेट उसकी प्रोटेक्शन करेगा। इसी तरह फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स a person can move to Supreme Court, and the right to move to Supreme Court is guaranteed by fundamental rights under Article 32। अगर कभी किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया, किसी भी इंसान के किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया, तो वो बंदा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, वो बंदा हाई कोर्ट भी जा सकता है। यहां सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों आ गई? यानी डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, दैट मीन्स आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है। और इसकी जिम्मेदारी, इसकी गारंटी भी आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट ही देता है। यानी फंडामेंटल राइट आपसे, आप एक तो आपके फंडामेंटल राइट्स, दूसरा आपका फंडामेंटल राइट ये भी है कि अगर आपको ये फंडामेंटल राइट नहीं मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में बात करेगा और कहेगा इस इंसान का राइट क्यों वायलेट हो गया।
मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा इंडिया में रहता है और उसको कहा जाता है कि आपको मजहब की आज़ादी नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप गुरुद्वारा नहीं जा सकते, आप चर्च नहीं जा सकते, तो वो बंदा सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट पूछेगा उस इंसान से कि आपको क्यों रोका, आपने इसको क्यों रोका। चाहे वो बंदा स्टेट का हो या कोई प्राइवेट बंदा हो, पुलिस हो, तो उसको पूछा जाएगा आप क्यों इसको रोकते हो, क्योंकि इसकी गारंटी हम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी दी है, तो आप इसको नहीं रोक सकते। इसी तरह से हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोलते हैं कि एक फंडामेंटल राइट हमारे पास था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इस फंडामेंटल राइट को बाद में डिलीट किया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इस वक्त ये है आर्टिकल 300A, एक लीगल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको फंडामेंटल राइट के लिस्ट से डिलीट किया गया है। ये यहां पे एक बात याद रखनी है। एक और बेसिक पॉइंट जो याद आपको रखना है वो है फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कि भाई कभी ऐसा होता है कि ये फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड करने पड़ते हैं। उस वक्त सस्पेंड का मतलब क्या है कि आप उस वक्त कोर्ट नहीं जा सकते, मगर ये कब हो सकता है, कौन कर सकता है, ये प्रेसिडेंट करता है। और ये कब करता है, जब नेशनल इमरजेंसी आती है, जब कंट्री के अंदर कोई वॉर, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसको इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, उस टाइम फंडामेंटल राइट्स कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। आप एक सिटीजन कोर्ट नहीं जा सकता, यानी उसका फंडामेंटल राइट उस वक्त वायलेट भी हो सकता है। बट एक्सेप्ट, यहां पर एक्सेप्शन है, आर्टिकल 20 और 21 नहीं, इन दो आर्टिकल को छोड़ के बाकी आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं। ये आर्टिकल 20 और 21 क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे। राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, तो आपकी लाइफ कोई नहीं छीन सकता, चाहे इमरजेंसी क्यों ना हो। यानी मतलब यह है कि अगर इमरजेंसी है तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त किसी इंसान को भी कोई गोली मार देगा, कहेगा भाई हमारी मर्जी, नहीं, राइट टू लाइफ तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला गया ये दो राइट्स हैं, बाकी राइट्स वायलेट हो सकते हैं, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। एक और चीज फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझना है कि फंडामेंटल राइट्स कौन एंजॉय करता है। पहली बात, फंडामेंटल राइट्स और गारंटी टू सिटीजन्स, ये सिटीजन के लिए बनाए गए हैं। और कल आपने पढ़ा सिटीजन कौन होता है, वन हु लिव्स परमानेंटली इन इंडिया, ओनली ही कैन एंजॉय सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स। तो जो इंडिया का सिटीजन है, चाहे वो बाद में आया या पहले से था, कैसे उसने एक्वायर की, अब जब वो सिटीजन बना तो वो सारे फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया ही एंजॉय कर सकता है, कोई और एंजॉय नहीं कर सकता। वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ सिटीजन के लिए मखसूस रखे गए हैं। बट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बाहर का इधर रहता है, फॉरेनर है, एलियन है, या माइग्रेंट है, या कोई जो है रिफ्यूजी है, या कोई टूरिस्ट आया है, कोई पढ़ रहा है बच्चा इधर, कोई यहाँ पे जॉब कर रहा है, लेकिन हमारा सिटीजन नहीं है, तो क्या उनको कोई राइट नहीं है? नहीं, उनको भी राइट्स है। दे आल्सो एंजॉय सम फंडामेंटल राइट्स, और उनका लिस्ट यहाँ पे है कि कौन कौन से राइट्स एक नॉन सिटीजन भी एंजॉय कर सकता है। वो है आर्टिकल 14, 20, 21A, 21, 28, 21, 22, 23, 24, 28 तक, ये वो राइट्स है। तो ये भी क्लियर करना है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन एंजॉय कर सकता है और कौन से फंडामेंटल राइट्स बाकी लोग भी एंजॉय कर सकते हैं जो सिटीजन नहीं है। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक और बात आर्टिकल 13 में बोली गई है, वो है जुडिशियल रिव्यू की बात। यानी आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल लेजिस्लेचर्स, जितने भी लेजिस्लेचर है, जितनी भी लेजिस्लेशन है, जो भी लॉज बनाए जाते हैं, उनको रिव्यू करता है सुप्रीम कोर्ट। क्यों रिव्यू करता है? कहीं ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं करते। अगर वो लॉज फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे तो उनको जुडिशरी रिव्यू करता है। और ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है, क्योंकि अमेरिका में भी जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट था। इसी तरह आर्टिकल 14, 15, इनके बारे में हमें आगे पढ़ेंगे, यहां इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, गोलकनाथ केस एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, वो है 1967 का गोलकनाथ केस। इसमें क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, कैन नॉट बी सस्पेंडेड।
इसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 67 गोलकनाथ केस। बट उसके बाद दूसरा केस आया केशवानंदा भारती केस 73 का, जिसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट विदाउट डिस्टर्बिंग बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और लास्ट में इसके बारे में एक और बात जो बी आर अम्बेडकर ने कही थी, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो एक फंडामेंटल राइट है। उसके बारे में बोला था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ए सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स का सोल है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यही राइट है कि आप कोर्ट जा सकते हैं अपने राइट्स के हवाले से, रिट्स आएंगी आपके फेवर में। इसीलिए अंबेडकर ने इसको सोल का नाम दिया, कहा ये फंडामेंटल राइट्स का सोल है। तो ये बेसिक चीजें पहले समझनी थी। अब हम आएंगे चैप्टर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। So fundamental rights constitute an important part of our constitution. Part 3rd refer to the chapter on fundamental rights between article 12 to 35, and there are 6 fundamental rights available in our constitution. तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इस ग्रुप में, अगर वो नॉन लॉ बैकग्राउंड से सभी तो है, अगर वो मेडिकल बैकग्राउंड से या कॉमर्स से है, जिन्होंने राइट्स को नहीं पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स को नहीं पढ़ा है, तो वो जान ले कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक चैप्टर है पार्ट 3rd आर्टिकल 12 to 35, जहां पर इस वक्त हमें 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। असल में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स है, और ये 6 फंडामेंटल राइट्स 1 by 1 हम एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए इसमें 2 लेक्चर लगेंगे, एक लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए हम डायरेक्टली आते हैं पहले राइट पे, वो है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। ठीक है? यस सर। तो राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? Everyone is equal before law. हाँ, राइट टू इक्वालिटी का मतलब सिर्फ लॉ नहीं है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है हर कोई बराबर है, हर किसी को बराबर माना जाए, इक्वल ट्रीट किया जाए, कोई No डिस्क्रिमिनेशन कलर, discrimination. रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर की बेस पे ना हो। तो क्या आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन होती थी या होती है? यस Yes, सर, yes, होती sir, है। होती है। होती है या होती थी? और होती है भी। अभी भी होते हैं। हाँ, सर होती थी भी और है भी। कोई एग्जांपल? On the base of caste, जैसे like दलित के जैसे साथ scheduled होता caste है power में benefits जैसे मिलते हैं। अनटचेबल्स। अनटचेबल। सर अनटचेबल। ठीक, कास्ट का एक और सर और जैसे वुमेन्स को भी religion के दिए basis पे भी जाते थे होती है। राइट्स, ऑन द On the बेसिस basis ऑफ of जेंडर भी gender. होता था। हाँ On the basis of religion. देखिए पास्ट में अगर हम बात करें 47 तक, हाँ माइक ऑफ करो, 47 तक अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर हद से ज्यादा इनइक्वालिटी थी। डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, भारत फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग है ना, ये माइक बंद करके रखो। डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, यानी होटल के बाहर बोर्ड लगता था कि इंडियन और नॉन इंडियन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अंग्रेजों को मानते थे सुपीरियर, ये व्हाइट कलर के लोग हैं, और इंडियन को कहते थे ये ब्लैक कलर के लोग हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के समाज में भी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन थी। सती का कस्टम था, औरत का हस्बैंड मरता था उसको जिंदा जलाते थे। किसी ने माइक ऑफ किया, वो ऑन रखिए, बंद करो, म्यूट। तो सती होता था, अगर किसी का हस्बैंड मरता था तो उस औरत को जिंदा जलाते थे, कहते थे इसको जीने का हक नहीं है हिंदू समाज में। कोई औरत विडो हो जाती थी, पूरी जिंदगी उसको सफेद साड़ी में रहना पड़ता था, कोई कलर का ड्रेस नहीं पहनती थी। दूसरी बात, कोई विडो होती थी, दूसरी शादी करने की भी इजाजत नहीं थी, विडोहुड, चाइल्ड मैरिज। इसी तरह कास्ट की बात करें, वेदास के टाइम से हिंदुस्तान में वर्ना सिस्टम था, ब्राह्मण, अनटचेबल, शूद्रास, वैश्यास के ये जो बाकी अलग अलग कैटेगरीज थी, और इसमें सबसे ज्यादा टारगेट थी अनटचेबल्स। इनको समाज में कोई इज्जत, कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। कहते हैं उस ट्यूबवेल से, उस नलके से, उस तालाब से वो पानी भी नहीं ले सकते थे जहां से ब्राह्मण पानी पीता था। उनका ड्रेस अलग था, उनका काम अलग था, उनकी जिंदगी अलग होती थी। उनके साथ किसी भी किस्म का कोई रिलेशन, कोई दोस्ती, कोई फ्रेंडशिप नहीं रखते थे ब्राह्मण लोग। समाज में उनको जो है एक एक पिछड़ा, एक घटिया तबका माना जाता था।
इसी तरह से औरत के साथ भी काफी ज्यादतियां होती थी। औरत को पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल राइट्स नहीं मिलते थे। इनको भी सेकंड ग्रेड सिटीजन मानते थे। इसी तरह आदिवासी, इसी तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और ये बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अंदर थी, बहुत सारी इनइक्वालिटीज इंडिया के अंदर थी। और इन सारी चीजों को खत्म किया गया राइट टू इक्वालिटी में। कहा गया भाई आज के बाद हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, जितने भी सिटीजन है, दे विल बी ट्रीटेड इक्वली। चाहे वो मजहब की डिस्क्रिमिनेशन होती थी, कास्ट की होती थी, कलर की होती थी, रीजन की Gender. होती थी, लैंग्वेज की होती थी, प्लेस ऑफ बर्थ की होती थी, वो सारी खत्म कर दी गई और सबको इक्वल स्टेटस, इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल डिग्निटी मिली। क्योंकि आज़ादी तो यही है कि जब आप सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल फ्रीडम एंजॉय करो। इसीलिए आर्टिकल 14 पहला आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स का। 12-13 में जो है उसमें इंट्रोडक्शन बोला गया है, स्टेट को डिफाइन किया गया है, लेकिन फंडामेंटल राइट शुरू होता है असल में 14 से। तो आर्टिकल 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है आर्टिकल 14 क्या होता है। तो आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून सबके लिए बराबर है। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ क्रीड, कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा। तो कानून जो है, लॉ जो है, वो सबको इक्वल ट्रीट करेगा, वो सबकी इक्वल प्रोटेक्शन करेगा और कानून सबके लिए बराबर है। वहां कोई बड़ा छोटा नहीं है। कहते हैं ना अंधा कानून, उसका मतलब एक तो है अंधा कानून। अंधा कानून का मतलब हुआ कि किसी बेगुनाह को पकड़ के जेल में डाला जाए अमिताभ बच्चन की तरह और फिर वो चिल्लाता रहता अंधा कानून, अंधा कानून। लेकिन ये वो अंधा कानून नहीं है। लॉ इज ब्लाइंड मीन्स कानून अंधा होता है, मतलब कानून ये नहीं देखता कि मेरे सामने अमीर है कि गरीब। और मेरे या गरीब उसके ऊपर वो जो आपने वो पिक्चर वो देखी होगी ना, उसकी वो मूर्ति, उसकी आंखों पे पट्टी होती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई जज है, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई जज बैठा है और उसके सामने उसके बेटे का केस आएगा, तो उस वक्त उस जज को अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी है। उसको ये नहीं देखना है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसको छोड़ दूं, बल्कि वो अपने बेटे को भी डेथ सेंटेंस देगा। क्योंकि यही होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहां उसको अपने जज्बात, अपने इमोशन पे जो है पट्टी बांधनी है, यानी वो उसको अंधा बनना है। उसको ये देखना ही नहीं कि ये कौन है, वरना वो इंसान को देखकर अपना फैसला सुनाएगा। वो देखा कि ये अनटचेबल है, चलो इसको जेल में डाल देते हैं। नहीं, ये तो ब्राह्मण है, इसको आजाद कर देते हैं। अरे ये तो मुसलमान है, इसको जेल में सड़ने दो। ये तो हिंदू है, इसको छोड़ दो। तो ये हो गया वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। लेकिन आर्टिकल 14 कहता है नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के सामने सब बराबर है और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप कोई भी हो, अगर आपने क्राइम किया है तो आपको सजा मिलेगी। ये होता आर्टिकल 14। देन आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। दूसरी चीज जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, हिंदुस्तान में हद से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी, और ये डिस्क्रिमिनेशन होती थी मजहब को लेकर, हिंदू और मुसलमान के बीच में। हिंदू राजा था, मुसलमानों को टार्चर करता था। मुसलमान राजा था, हिंदुओं को टार्चर करता था। जैसे कुछ राजा थे जिन्होंने जिजिया लगाया, कहा भाई नॉन मुस्लिम जो है उनको टैक्स लेंगे। और अब कोई हिंदू राजा आ गया, उसने मुसलमानों को परेशान किया। और अंग्रेज आ गए, उन्होंने सबको परेशान करना शुरू किया। तो कहा गया कि भाई मजहब के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या बुद्धिस्ट है, या पारसी है, बल्कि ये इंसान है, ये सिटीजन है। इसका मजहब को लेकर इसको डिस्क्रिमिनेट करना ठीक नहीं है। या रेस, कोई ब्लैक है या वाइट है, या कास्ट, कोई हायर कास्ट है, लोअर कास्ट है, कोई मेल है या फीमेल है, या प्लेस ऑफ बर्थ, कोई गांव में रहता है, शहर में रहता है, टाउन में रहता है, दिल्ली वाला है, मुंबई वाला है, कश्मीरी वाला है। तो इन चीजों को लेकर कोई भी, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशंस है, उन सारी डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म कर दिया गया, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, उनको मना किया गया अंडर आर्टिकल 15 कि भाई आज तक इतनी डिस्क्रिमिनेशन होती है, अब आज के बाद ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी को इक्वल ट्रीट करो। फिर आया आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब गवर्नमेंट जॉब्स की बात आएगी तो यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
यहाँ ये मत देखो कि ये मुसलमान है, इसको आईपीएस का पोस्ट नहीं देंगे, ये हिंदू है, इसको डिप्टी कमिश्नर नहीं बनाएंगे, या ये लोअर कास्ट है, इसको ये जॉब नहीं मिलेगा, ये या फीमेल है, ये इसको ये जॉब नहीं मिलेगा, बल्कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो जिसके पास टैलेंट है, काबिलियत है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि उसके पास क्वालिफिकेशन है, टैलेंट है, तो फिर उनको आप इक्वल मौका दो, इक्वल रेस्पेक्ट दो, और कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, जॉब्स के हवाले से भी डिस्क्रिमिनेशन होती थी। कभी हिंदुओं को लेते थे, कभी मुसलमानों को, कभी अंग्रेजों को, और सबको बराबर राइट नहीं मिलता था। खासतौर औरतों को तो कोई लेता ही नहीं, कहते भाई औरतों को क्या रखना, हमें औरतों से कोई जॉब ही नहीं देना है, क्योंकि इनसे कुछ हो पाएगा नहीं। या लोअर कास्ट को, मुझे जॉब देना था किसी को, लोअर कास्ट को जॉब मिलता ही नहीं था, कोई ब्लैक कलर का बंदा, उसको भी, आदिवासी। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म, कहा गया इक्वल अपॉर्चुनिटी। यही वजह है कि आज हम देखते हैं जुडिशरी में, पॉलिटिक्स में, आईपीएस में, यूपीएससी में, जितने भी हम देखते हैं लोग, हर कैटेगरी के लोग हैं। आदिवासी है, अनटचेबल्स है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, मेल है, फीमेल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। उसके बाद आर्टिकल 17 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो हिंदुस्तान में एक बहुत ही बुरी लानत थी, अनटचेबिलिटी, कि एक हिंदू दूसरे हिंदू को इंसान ही नहीं समझता था। वो कहता था ये जानवर से भी बदतर है, इसके साथ कोई ताल्लुक मत रखो। उसको अपने टेंपल में, मंदिर में आने की इजाजत भी नहीं थी, स्कूल में एक साथ बैठने की आज़ादी भी नहीं थी, कोई डॉक्टर ब्राह्मण किसी अनटचेबल को इलाज भी नहीं करता था, कोई ब्राह्मण किसी अनटचेबल को पढ़ाता भी नहीं था, और रिश्ता दोस्ती तो दूर की बात। तो इस चीज़ को फेस किया था बी आर अम्बेडकर, जो खुद एक अनटचेबल था, इतना पढ़ा लिखा था, लेकिन स्टिल उसको समाज में लोग इज्जत की नज़र से नहीं देखते थे। उसने सारी ज़िंदगी ये चीज़ बर्दाश्त की थी, तो उसने आर्टिकल ही बना दिया अलग से, आर्टिकल 17, जिसमें उसने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया। तो ये आर्टिकल आने के बाद हिंदुस्तान से अनटचेबिलिटी खत्म हो गई। अब कोई भी किसी को अनटचेबल नहीं कह सकता, और उसको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। खास तौर से स्टेट या गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पब्लिक जो है डोमेन जो है, वहाँ पर सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। कोई भी टीचर किसी बच्चे को नहीं कहेगा कि तुम अनटचेबल हो, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, या कोई डॉक्टर किसी पेशेंट से नहीं कहेगा मैं आपका इलाज नहीं करूंगा क्योंकि आप अनटचेबल हो। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि अब कंप्लीटली इसको बैन कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी को। इसी तरह आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये कौन से टाइटल है? बेसिकली जो खिताब, जो टाइटल अंग्रेजों ने दिए थे जागीरदारों को, नवाबों को, सेठों को, या बड़े बड़े लोगों को जो उनके वफादार थे, उनको बड़े बड़े टाइटल दिया करते थे, कभी सर का खिताब देते थे। तो इन सारे टाइटल्स को भी एबॉलिश कर दिया गया, कि अब इन टाइटल्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई कद्र कीमत नहीं रहेगी, और इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। हाँ, जो स्टेट अब खुद देगी ऑनर किसी को, अब जो हमारी इंडियन स्टेट है, अगर वो किसी को टाइटल देगी, ऑनर देगी, अवार्ड देगी, पद्मश्री, पद्म विभूषण, या परमवीर चक्र, अशोक चक्र, या बाकी चीजें, तो वो तो स्टेट उन लोगों को देती है जिनका कोई कंट्रीब्यूशन होता है हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में। लेकिन बाकी जितने भी टाइटल्स थे वो सारे अबॉलिश हो गए, अब उन टाइटल्स का कोई काम नहीं, अब सब लोग इक्वल है। तो ये हो गया पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18, जिसमें इक्वलिटी की बात हुई, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात हो गई, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात आई, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात आई, और टाइटल्स। तो इससे क्या पता चला कि हिंदुस्तान के सारे सिटीजन बराबर है, इक्वल है, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। और 1950 ऑनवर्ड्स यही फंडामेंटल राइट हिंदुस्तान का हर एक सिटीजन एंजॉय कर रहा है। ये समझ आया? Yes, sir. अब इसके बाद सेकंड फंडामेंटल राइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइट टू फ्रीडम, आजादी। सर आपकी स्क्रीन ऑफ है। नहीं आ रही? No, sir. On है। ऑन है भी। तो दूसरा फंडामेंटल राइट जो है, सेकंड फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम। यानी 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली है, इंडियन स्टेट तो इंडिपेंडेंट है, वी आर नाउ सॉवरियन, वी आर इंडिपेंडेंट।
लेकिन हमारे सिटीजन को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे सिटीजन को कभी आज़ादी नहीं मिली। महाराजाओं का दौर था, मुगलों का दौर था, या बाकी जितने भी रूलर यहाँ पे थे, अंग्रेजों का जो दौर था, हिंदुस्तान के सिटीजन को कोई भी आज़ादी नहीं थी। फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, या जितनी भी आज़ादियाँ, कोई आज़ादी इनको नहीं थी। तो अब हमने कहा कि फ्रीडम, लिबर्टी जो है, फ्रीडम जो है, ये एक इंसान का बुनियादी हक है। रूसो एक पॉलिटिकल फिलोसफर है जिसने कहा था, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। इंसान दुनिया में आया है आज़ाद, फ्रीडम उसके पास होनी चाहिए, आप उसको गुलाम नहीं बना सकते। तिलक हमारा फ्रीडम फाइटर था जिसने कहा था, स्वराज में बर्थ राइट आई शैल हैव इट। स्वराज का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। तो आज़ादी ज़रूरी है, फ्रीडम ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल को, एक सिटीजन को अगर फ्रीडम नहीं मिलेगी तो जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? जानवर को हम बंद करके रखते हैं, लेकिन इंसान को हम आज़ाद छोड़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर रैशनल। तो इसीलिए इस फंडामेंटल राइट को यहाँ पे मेंशन किया गया आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, जिसमें बोला गया कि जो इंडिया के सिटीजन है, इन इंडिया के सिटीजन को फ्रीडम मिलेगी। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19, जिसमें 6 फ्रीडम्स की बात हुई। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स 6 फ्रीडम्स टू ऑल सिटीजन्स, यानी 6 किस्म की आज़ादी हिंदुस्तान के सिटीजन को दी जाएगी अंडर आर्टिकल 19। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि हाउ मेनी फ्रीडम्स ए सिटीजन कैन एंजॉय अंडर आर्टिकल 19, तो इसका आंसर है 6। आर्टिकल 19 में 6 आज़ादियां मिली। पहली आज़ादी क्या है? पहला फ्रीडम क्या मिला? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, चैटिंग कर रहे हैं, बीच में बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है। चैटिंग बंद करो। मगर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा ये? जी सर, कोई उर्फा पे कोई मुस्कान। देखो बेटा, ये बहुत मुस्कान, चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग मत करो, बाद में करो चैटिंग, पहले क्लास हमारा खत्म करने दो। तो पहला इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को बोलने की, अपने आइडियाज को, अपने ख्यालात को लिखने की, पढ़ने की, बोलने की आज़ादी होगी। तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलता है, यानी आज के बाद हर एक इंसान जो है वो अपनी स्पीच, अपनी आवाज़, अपनी बात रख सकता है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करते हैं, यानी ये भी हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है। अदरवाइज गवर्नमेंट को अगर कोई क्रिटिसाइज करता करेगा ना, अगर अकबर के बारे में कोई बोलता, अकबर को कोई बोलता कि आप गलत कर रहे हो, तो दूसरे दिन उसको फांसी पे चढ़ाते। और अंग्रेजों के ज़माने में तो आपको अपना मुंह बंद रखना था, अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोलता दूसरे दिन उसको भी सूली पे चढ़ाते। लेकिन आज आप हिंदुस्तान में हो और आप गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी के खिलाफ या किसी भी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ बोलते हो, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ये एक फंडामेंटल राइट है। इसी तरह फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कि आप पीसफुली कहीं पर असेंबल हो सकते हो। विदाउट आर्म्स का मतलब विदाउट वेपन्स। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम पीसफुली कहीं पे असेंबल हो रहे हैं, हम कोई जलसा जुलूस कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल जलसा है, कोई सियासी, कोई मजहबी, कोई सोशल फंक्शन है, कोई गैदरिंग है, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आएंगे, असेंबल होंगे और अपनी आवाज़ बोलेंगे, अपने थॉट्स बोलेंगे, तो वो आपको आज़ादी है। बट उसमें इंटेंशन ये होना चाहिए कि ये पीसफुल होना चाहिए। थर्ड इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, कि आप कोई भी ग्रुप, कोई भी पार्टी, कोई भी एनजीओ, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ग्रुप बना सकते हैं और उसका मेंबर बन सकते हैं। ये आपको आज़ादी है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। फ्रीडम टू रिजाइड एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कश्मीर में हो तो कश्मीर में ही आप जिंदगी गुजारो। आप दिल्ली जाके वहां फ्लैट खरीद के वहां जिंदगी गुजारो, सेटल हो जाओ, मुंबई चले जाओ, महाराष्ट्र चल जाओ, बिहार चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इंडिया आपका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर बाहर जाना है तो पासपोर्ट वीजा, लेकिन इंडिया में आप कहीं भी जाके जिंदगी गुजार सकते हो, आप सेटल हो सकते हो, जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। फ्रीडम टू मूव फ्रीली विदाउट द कंट्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घूम सकते हो। अगर आपको घूमना है, अगर आपको ये जो है आजकल इसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना, हमारे यूट्यूबर जाते हैं आजकल, है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूरा हिंदुस्तान घूमो, कोई आपको रोकेगा नहीं कि यहाँ क्यों आए, यहाँ क्या कर रहे हो,
क्योंकि आपको ये भी आज़ादी दी गई है फंडामेंटल राइट में। इसी तरह फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ट्रेड। आप कोई भी प्रोफेशन चूज करो, आप लॉयर बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, पेंटर बनना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, कुछ भी कोई भी प्रोफेशन आप चूज करना चाहते हो, उसकी आपको आज़ादी है। कोई आपसे नहीं कहेगा ये काम क्यों करते हो, ये बिजनेस क्यों करते हो, ये ट्रेड क्यों करते हो। आपकी मर्जी है, आप कोई भी काम जॉब कर सकते हो। दीज आर द 6 freedoms which every citizen of India enjoys under Article 19. Clear? यस सर। जी सर। यस सर। हाँ। जी सर। अब इसके बाद है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20, तो आर्टिकल 20 जो है इसमें भी फ्रीडम की बात हुई है, मगर कौन सी फ्रीडम? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर किसी इंसान को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया किसी ऑफेंस के हवाले से, क्योंकि इंसान तो गलती का पुतला है, कभी ना कभी इंसान कोई गलती करेगा और पुलिस वगैरह उसको पकड़ के ले जाएगी। लेकिन इसमें यह ख्याल रखा गया कि अगर किसी इनोसेंट को पकड़ा गया तो उसके लिए क्या है। ठीक है, अगर कोई क्राइम करता है, कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है, कोई गलत करता है, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में डालेगी, कोर्ट में की सजा मिलेगी, मसला खत्म। लेकिन अगर किसी बेगुनाह को पकड़ा गया, एक आम आदमी को पकड़ा गया, आम आदमी को अरेस्ट किया गया, तो उस वक्त क्या होगा? उसकी फ्रीडम कहां जाएगी? क्या उसको कोई प्रोटेक्शन है? यस, आर्टिकल 20 कहता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस विच वाज नॉट वायलेशन ऑफ लॉ। किसी भी इंसान को आप नहीं पकड़ सकते, कन्विक्ट नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते जब तक वो वायलेशन ऑफ लॉ ना करे। मतलब अगर आपने कोई काम किया तो हो सकता है लोगों की नजर में ये ठीक ना हो। मिसाल के तौर पे हम यहाँ कश्मीर की बात करेंगे, तो कश्मीर में हमारा अपना एक कल्चर है, हमारे कुछ ट्रेडिशंस है, हमारे कुछ रस्म रिवाज है। तो आप कभी क्या करोगे, इनके खिलाफ जो है कोई काम करोगे। मिसाल के तौर पे आपका ड्रेस कोड डिफरेंट होगा, आप ऐसा ड्रेस पहनोगे जो मराठी लोग पहनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पकड़ा जाएगा और जेल में डाला जाएगा, क्योंकि आपने वायलेशन ऑफ लॉ नहीं किया, क्योंकि कानून तो इसके बारे में साइलेंट है कि आप कोई भी ड्रेस पहन सकते हो। इसी तरह आपने कोई फूड खाया, आपके यहाँ वो लोग नहीं खाते, तो आपको कोई पकड़ेगा नहीं कि आपने ये क्यों खाया, क्योंकि ये वायलेशन ऑफ लॉ में नहीं आता। तो वायलेशन ऑफ लॉ के लिए आपको कन्विक्ट किया जा सकता है, उसके लिए आपको सजा मिल सकती है, बाकी आपको फ्रीडम है। इसी तरह नो पर्सन शैल बी पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी इंसान को सजा नहीं मिल सकती है सेम ऑफेंस के लिए 2 बार। अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन दोबारा उसी क्राइम के लिए सजा उसको नहीं दी जा सकती। एक बार सजा मिली तो मसला खत्म, उसके बाद वो आजाद है, उसको ये फ्रीडम है। आप उसको नहीं कहोगे कि तुम तो पहले आज से 10 साल पहले तुमने क्राइम किया था तो इसको फिर से सजा दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये समझ आ रहा आपको? Yes, sir. यस सर। यहाँ पर मुझे याद आ गया, एक फिल्म है शायद अंधा सर अगर कानून, उसने दोबारा क्राइम किया तो वो दोबारा क्राइम है, ये है सेम ऑफेंस। दोबारा जब करेगा फिर दोबारा पकड़ेंगे, तीसरी वो तो हैबिचुअल क्रिमिनल हो गया ना, उसको तो हर बार पकड़ेंगे। लेकिन हो सकता है आप किसी इंसान से गलती हो गई तो उसको सजा मिली, लेकिन दोबारा उसको फिर सजा नहीं मिल सकती है सेम क्राइम के लिए। इसमें मैंने इसीलिए कहा, एक फिल्म मुझे याद आ रही है, अमिताभ बच्चन की है, तो अंधा कानून है शायद, उसमें उसको पकड़ा जाता है, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है, उसको जेल में रखा जाता है, फिर जब वो उसकी सजा बराबर हो जाती है वो छूट जाता है। और जब वो छूट जाता है तो वो देखता है अमरीश पुरी होता है जिसको उसने मारा होता है, वो देखता है वो तो जिंदा है। तो वो कहता है अरे भाई मैंने तो जेल की सजा काट के आ गया, 15-16 साल में जेल में रहा इस बंदे के लिए कि मैंने इस बंदे का खून किया है, मगर ये बंदा तो जिंदा है। फिर वो उसको जज के अंदर, अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर वो उसको मारता है। जज उससे कहता है भाई इसको मत मारो, आपको सजा होगी। वो कहता है जज साहब मैं इसकी मौत की सजा काट चुका हूं, आप दोबारा मुझे इसकी मौत की सजा नहीं दे सकती। यानी एक बार सजा मिल सकती है, 2 बार सजा नहीं मिल सकती, फिर इंसान को फ्रीडम है। तो यहां पर यह आर्टिकल 20 में बोला गया है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 21, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी ये राइट टू लाइफ की बात करता है कि हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया की लाइफ इंपॉर्टेंट है,
उसकी पर्सनल लिबर्टी फ्रीडम जो है इंपॉर्टेंट है। आप उसकी लाइफ जो है उससे नहीं छीन सकते। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी भी इंसान की लाइफ को कोई नहीं छीन सकता, उसकी लिबर्टी उसकी फ्रीडम को कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये हर एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। कैसी भी सिचुएशन हो, एक इंसान की जान बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। इसीलिए बोला गया नोट इट शुड बी नोटेड दैट द राइट इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी भी आ जाती है ना, तो उस वक्त भी आप एक बेगुनाह इंसान को नहीं मार सकते। समझा ना आपको ये? इसीलिए ये दो आर्टिकल ड्यूरिंग इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं होते। अब आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A एक नया आर्टिकल है जो पहले नहीं था, इसी में इसको जोड़ दिया गया, सेक्शन बनाया गया, और ये आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन। हर एक सिटीजन को तालीम हासिल करने का हक है। खास तौर से स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। कि स्टेट जो है वो सारे बच्चों को तालीम देगी 6 से 14 साल तक। और ये राइट ऐड कब हुआ? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये ऐड हुआ, 86th अमेंडमेंट हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A, जिसमें बोला गया है कि स्टेट जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक बच्चों को देगी। और ये 86th अमेंडमेंट है, और ये एक्ट है 2002 का एक्ट है। एक नया फंडामेंटल राइट इसमें ऐड हुआ, राइट टू एजुकेशन। और लास्ट इसमें आता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया गया, अगर किसी बंदे को डिटेन किया गया, तो उसके पास क्या प्रोटेक्शन है? वो कैसे प्रूव करेगा ही इज इनोसेंट? तो उसके लिए क्या है? नो पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। किसी भी इंसान को अगर आप कस्टडी में लेते हैं, डिटेन करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन जरूरी है। उसको पता लगना चाहिए उसको क्यों पकड़ा गया है, किस क्राइम में पकड़ा गया है, ताकि उसको ये राइट मिले कि वो वकील को लाए और वकील उसके बारे में लड़े, कोर्ट में जाए, उसको बचाए, उसके घर वाले उसको गिल्टी जो है इनोसेंट साबित कर सके। यानी राइट टू आर्टिकल 22 हमें ये प्रोटेक्शन देता है कि अगर कभी पुलिस हमें अरेस्ट करती है, डिटेन करती है, पकड़ के ले जाती है, तो उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें बता दें कि किस जुर्म में पकड़ा है, ताकि हम अपने डिफेंस में कुछ लाए, अपने आप को इनोसेंट पेश साबित कर सकें। इसीलिए वकील आता है, फिर आपकी जो है बेल करवाता है, कोर्ट में लड़ता है और आपको वहां से निकालता है अगर कोई इनोसेंट होता है। तो ये जो राइट्स है 22 तक, ये हमारे हैं राइट टू फ्रीडम, कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया को ये फ्रीडम दी गई है ताकि कोई उसको गुलाम ना बनाए, कोई उसकी आज़ादी उससे ना छीने। तो दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। ये हो गया सेकंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो कल हम आगे Yes.